दोस्तों, यस बैंक की बात करें तो यहाँ पे यस बैंक के लिए एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। जीएसटी कलेक्शन के लिए यस बैंक को मंजूरी मिल चुकी है सरकार की तरफ से। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यस बैंक जिनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जिसकी वजह से वो लगातार जो भी सरकारी बेनिफिट है उसका फ़ायदा पूरा ले रहे। और आप देख सकते हो कि यस बैंक में बहुत ज़्यादा करेक्शन भी हो चुका है। क्या यहाँ से स्टॉक में बाउंस बैक की संभावना बनेगी? क्योंकि म्यूचुअल फंड के आंकड़े तो यही इशारा करें, म्यूचुअल फंड ने बहुत ज़बरदस्त खरीदारी की है यस बैंक में। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। कंपनी फंड रेजिंग करने जा रही है और लगातार अपने कारोबार को तेज़ी से बढ़ा रहे। क्या इरडा आने वाले समय बेहतर कर सकता है? क्योंकि करेक्शन वहाँ पर भी बहुत ही ज़्यादा हो चुका है। साथ में जियो फाइनेंशियल सर्विस को डिस्कस करेंगे, जिसका Q4 का रिजल्ट आने वाला है। क्या है संभावना आगे की? कंपनी के बिजनेस अब शुरू होने लगे, क्या आने वाले समय कुछ पॉजिटिव संभावना बनेगी? साथ में हम यहाँ पे धनलक्ष्मी कॉटन जो स्पिनर्स है कंपनी है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। धनलक्ष्मी रोटो एक शेयर के ऊपर एक शेयर बोनस के रूप में देने जा रही है। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले यस बैंक के कारोबार की बात करें तो आज 16.11 पर क्लोजिंग थी। 0.49% की यानी लगभग आधा % की गिरावट थी, जबकि बाजार में आज तेजी थी। यस बैंक का स्टॉक कमज़ोर है, अपने 32 रुपये के हाई लेवल से आधी कीमत पर आ गया है। काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हुआ है। अब भारत के सबसे बड़े छठे जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक यस बैंक ने जीएसटी भुगतान की सुविधा शुरू करने की घोषणा की है, जिससे इसकी डिजिटल बैंकिंग क्षमताएं और बढ़ गई है। भारत सरकार ने जीएसटी संग्रह के लिए यस बैंक को अधिकृत कर दिया है, जिससे व्यवसाय जो है कारोबार करने वाले वो अब अपने जीएसटी का भुगतान यस बैंक के ऐप के माध्यम से, यस बैंक की सेवाओं के माध्यम से सुरक्षित तरीके से कर पाएंगे। तो जीएसटी पोर्टल पर अब आप देख सकते हो कि यस बैंक भी अवेलेबल हो गया है। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है यस बैंक के लिए भी, और आने वाले समय यस बैंक इसका फ़ायदा पूरा उठाता हुआ दिखाई देगा। अब म्यूचुअल फंड ने भी यस बैंक में जम के खरीदारी की है। फरवरी महीने में करीब 61 ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जिन्होंने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया है। सिर्फ 3 ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जिन्होंने बिकवाली की है। यानी इस गिरावट का फ़ायदा म्यूचुअल फंड की तरफ से जम के उठाया गया है और काफ़ी सारा निवेश किया गया है। वो कौन से म्यूचुअल फंड हैं उनको भी एक बार देख लेते हैं। तो 28 फरवरी के हिसाब से अगर आप देखें तो कोटक इक्विटी ऑर्बिटेज डायरेक्ट ने 204.21 करोड़ का निवेश किया है। 52.44% की होल्डिंग उनकी मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ चुकी है, यानी कोटक ने अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाया। आपको ये पता होगा, एक तरफ तो कोटक कहते हैं कि इसमें बिकवाली करनी चाहिए, लेकिन खुद यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे कोटक। इन्वेस्को इंडिया ऑर्बिटेज डायरेक्ट ने 98.47 करोड़ का निवेश किया, उनकी होल्डिंग भी 22.61% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ चुकी है। एचडीएफसी ऑर्बिटेज होलसेल डायरेक्ट ने 38.80 करोड़ का निवेश किया है। 75.39% की होल्डिंग उनकी मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। इसके अलावा आईसीआईसीआई प्रू इक्विटी ऑर्बिटेज डायरेक्ट ने 27.57 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। उनकी होल्डिंग भी यहाँ पे आप देख सकते हो 15.51% बढ़ी है मंथ ऑन मंथ बेसिस पे। एडलवाइज ऑर्बिटेज डायरेक्ट ने 21.21 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, उनकी होल्डिंग 40.35% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। और इसके अलावा अगर आप देखें तो मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स डायरेक्ट ने यहाँ पे 19.70 करोड़ का निवेश किया है। 1.20% की होल्डिंग मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। निप्पॉन इंडिया ईटीएफ निफ्टी मिड कैप 150 ने भी 19.32 करोड़ का निवेश किया है। 1.75% की होल्डिंग उनकी मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ चुकी है। डीएसपी ऑर्बिटेज डायरेक्ट ने 16.68 करोड़ का निवेश किया है, उनकी होल्डिंग भी यहाँ पे 70.98% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ चुकी है। इसके अलावा अगर आप देखें तो निप्पॉन इंडिया निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स ने 15.60 करोड़ का निवेश किया है, उनकी होल्डिंग 2.54% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे घटी है। सिर्फ एक इन्वेस्टर जो म्यूचुअल फंड है उन्होंने इन्वेस्टमेंट घटा है, बाकी सब ने ओवरऑल यहाँ पे ज़बरदस्त निवेश किया है। और एक बहुत बड़ा शुभ संकेत है जो इशारा कर रहा है कि आने वाले समय यस बैंक में अब यहाँ से बेहतरी देखने को मिल सकती है। चलते इरडा की तरफ 137 पर आज क्लोजिंग थी। 1.93% की गिरावट देखने को मिली, यानी बाजार में भले तेजी थी लेकिन यहाँ पे 2% के आसपास की गिरावट देखने को मिली।
और ये जो ऐलान हुआ ये बाजार बंद होने के बाद हुआ है, इसका फ़ायदा आज देखने को नहीं मिला। तो इरडा ने सोमवार को बाजार बंद होने के बाद जानकारी दी है कि कंपनी के बोर्ड ने फाइनेंशियल ईयर 2025 के बोरिंग प्लान को मंजूरी दे दी है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2025 के लिए बोरिंग प्लान को 5000 करोड़ रुपए से बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही वित्त वर्ष 2025 के लिए कंपनी की बोरिंग लिमिट 24,200 करोड़ रुपए से बढ़कर 29,200 करोड़ रुपए तक हो गई है। अब इतनी बोरिंग कंपनी कर सकती है। कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में कहा है कि इरडा के बोर्ड ने आज यानी सोमवार 17 मार्च 2025 को आयोजित अपनी बैठक में अन्य बातों के साथ साथ बोरिंग प्रोग्राम को 5,000 करोड़ रुपए तक और बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। तो पहले 24,200 करोड़ तक की लिमिट थी, उसको बढ़ा के 29,200 करोड़ कर लिया गया है। ये काफ़ी बड़ा फैसला है, यानी कंपनी तेजी से अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाएगी। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में फंड प्रोवाइड करने वाली सबसे बड़ी मजबूत कंपनी है, सरकारी कंपनी, और काफ़ी शानदार इसका बिजनेस है और आने वाले समय उम्मीद है कि ये और बेहतर करेगी। वित्त वर्ष 2025 की तीसरी तिमाही में क्वार्टर 3 में इरडा का प्रॉफिट बढ़कर 425 करोड़ पार पहुंच गया है, जो एक साल पहले 336 करोड़ रुपए के आसपास था, जिसमें 26.4% की शानदार वृद्धि देखने को मिली है। कंपनी की नेट इंटरेस्ट इनकम भी साल दर साल 448 करोड़ रुपये से बढ़कर 622 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। कंपनी की नेट इंटरेस्ट इनकम में 29% की ज़बरदस्त वृद्धि हुई है। ओवरऑल अगर आप देखें तो प्रदर्शन बहुत बेहतर है और यहाँ पे सोमवार को 1.93% की गिरावट हुई है। पिछले एक साल के आधार पे देखें तो यहाँ पे 3% की बढ़ोतरी अभी देखने को मिल रही है, क्योंकि इसका 52 वीक हाई 310 था, वहाँ से स्टॉक में गिरावट हुई है। अब आने वाला है क्वार्टर 4, जो उम्मीद है कि बेहतर होगा। अगर हम बात करें क्वार्टर 3 की, तो रेवेन्यू 531 करोड़ के आसपास था, जहाँ पे 21.21% की ऑन बेसिस पे वृद्धि देखने को मिली। नेट इनकम 425 करोड़ के आसपास रही, जहाँ पे 26.78% की ऑन बेसिस पे वृद्धि देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन 79.98% के आसपास रहा, जहाँ पे 4.6% की ऑन बेसिस पे वृद्धि देखने को मिली। तो काफ़ी बेहतर था क्वार्टर 3। यहाँ पे म्यूचुअल फंड ने भी जम के खरीदारी की है। काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड ने बहुत सारा निवेश किया है, जिसमें आप देख सकते हो HDFC मल्टी कैप डायरेक्ट ने 41.93 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। कोटक निफ्टी अल्फा 50 ETF ने 18.75 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। बंधन निफ्टी अल्फा 50 इंडेक्स ने 12.01 करोड़ का निवेश किया है। इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स डायरेक्ट ने 6.56 करोड़ का निवेश किया है। निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी मिड कैप 150 ने 6.43 करोड़ का निवेश किया है। एडलवाइज निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम ने 6.38 करोड़ का निवेश किया है। टाटा निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम ने 6 करोड़ का निवेश किया है। इसके अलावा यहाँ पे निप्पॉन इंडिया निफ्टी मिड कैप 150 ने 5.19 करोड़ का निवेश किया है। मिरा एसेट निफ्टी मिड कैप 150 ने 3.25 करोड़ का निवेश किया है। इसके अलावा LIC म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे 2.72 करोड़ का निवेश किया। तो काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी किया, इस गिरावट का फायदा उठाया। चलते हैं JM फाइनेंशियल सर्विस की तरफ। तो 219 पर आज क्लोजिंग थी, 1.36% की गिरावट देखने को मिली। स्टॉक में दबाव की स्थिति बनी हुई है। पिछले दिनों स्टॉक ने काफ़ी बेहतर किया था, लेकिन अब स्टॉक यहाँ पे थोड़ा सा दबाव में है। अब रिजल्ट आने वाला है। अगर हम बात करें पिछले एक साल के रिजल्ट की, रेवेन्यू मार्च 2023 में 45 करोड़ के आसपास था, जो मार्च 2024 में 1855 करोड़ तक पहुंचा है। खर्च -5 करोड़ के आसपास था मार्च 2023 में, जो 24 में 296 करोड़ तक पहुंचा, क्योंकि बिजनेस बढ़ने लगा है। ऑपरेटिंग मार्जिन प्रॉफिट में देखो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 46 करोड़ के आसपास था मार्च 2023 में, जो 1558 करोड़ तक पहुंच गया है 24 में। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 111% के आसपास था। देख सकते हो कि मार्च 23 में जो 24 में 84% के आसपास रहा। अदर इनकम 3 करोड़ के आसपास थी 23 में, जो 24 में 1 करोड़ के आसपास रही। अब यहाँ पे नेट प्रॉफिट की बात करें तो 31 करोड़ का नेट प्रॉफिट था मार्च 2023 में, जो 24 में बढ़ के 1605 करोड़ तक पहुँच गया, 1605 करोड़ तक। यानी जैसे बिजनेस बढ़ेगा, इसमें प्रॉफिट में और गुंजाइश देखने को मिलेगी। ये स्टॉक वाकई में आने वाले समय बेहतर कर सकता है। चलते हैं धनलक्ष्मी रोटो स्पिनर्स की तरफ। तो 240 पर क्लोजिंग थी, 14.21% की ज़बरदस्त तेजी देखने को मिली, और इसके पीछे वजह है कंपनी देने जा रही है बोनस। 1986 में बनी हुई है, देख सकते टेक्सटाइल सेक्टर की एक मजबूत कंपनी है, और आप देख सकते हो कि अब एक शेयर के ऊपर एक शेयर बोनस देने जा रही है। 26/3/2025 इसकी एक्स बोनस डेट है। इसके पहले अगर आप शेयर खरीदते हो, आपके डीमेट अकाउंट में शेयर होंगे, तो आपको इस बोनस का फ़ायदा मिल जाएगा। यहाँ पे अगर हम इसके फंडामेंटल देखें तो मार्केट कैप काफ़ी कम है, 93.5 करोड़ का, छोटी सी कंपनी है। करंट प्राइस की 240 के आसपास है। लो 147 का 52 वीक का, और हाई जो है इसका 289 का है। स्टॉक का पी इसका 11.1 का है। बुक वैल्यू 132 के आसपास है।
तो बुक वैल्यू के हिसाब से इस समय आप देख सकते हो दुगना है स्टॉक। डिविडेंड भी देती है कंपनी 0.31% का, आपको अपने प्रॉफिट में हिस्सेदार बनाती है। ROC 38.4% है और ROE 28.4% है और इसकी फेस वैल्यू 10 है। तो फंडामेंटल्स के काफ़ी अच्छे इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचा जा सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।